नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए आज हम आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की ओर। हमारे परीक्षा के हिसाब से देखें, एग्जाम के हिसाब से देखें, अभी प्रीलिम्स एग्जाम आ रहा है, तो जो तीन बड़े वित्तीय संस्थान हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बहुत प्रभावित करते हैं, वे हैं वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO। इन तीनों को बहुत बारीकी से, बहुत विस्तार से समझेंगे, इनकी बुनावट को समझेंगे, इनके कार्यों को समझेंगे, इंडिया के साथ इनका क्या चल रहा है इसको समझेंगे। इन्हें समझना बहुत जरूरी है, इनके फैक्ट को याद करना बहुत जरूरी है। तो आज सबसे पहले जिस संस्थान के बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूं उसे कहते हैं वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। 200 साल था 1944 का, और यह दौर दुनिया में उथल पुथल का दौर था। विश्व युद्ध अपनी समाप्ति की ओर जा रहा था, जो 1939 में ही शुरू हुआ था। 1944 तक आते आते विश्व युद्ध अपनी समाप्ति की ओर जा रहा था। लेकिन विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था दुनिया को खंडहरों में तब्दील करके। विशेष करके एशिया और जापान खंडहरों में तब्दील हो चुके थे। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हो चुकी थी। दुनिया की जरूरत थी कि ऐसे संस्थान लाए जाएं जो इस तहस नहस हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक नया रूप दें, एक नया आकार दें। ऐसे में दुनिया भर के नेता, अमेरिका का एक शहर है न्यू हैम्पशायर, वहां एक छोटी सी जगह है ब्रेटन वुड्स, वहां पर इकट्ठे हुए। तकरीबन उस समय 44 देश इकट्ठे हुए थे, जिसमें भारत भी था। भारत की तरफ से ब्रिटिश सरकार शामिल हुई थी। इन देशों ने आपस में आत्ममंथन किया, मीटिंग की, लंबे दौर चले, और इसी ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन से दो संस्थाओं का जन्म हुआ। एक को हम कहते हैं विश्व बैंक और दूसरे को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF भी कहते हैं। चूंकि इस ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन से ही इन दो संस्थाओं का जन्म हुआ था, इसलिए इन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स के ट्विंस भी कहते हैं, जुड़वा बच्चे भी कहते हैं। तो इन जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा जिसे हम विश्व बैंक कहते हैं, आज उसकी हम कहानी कहने जा रहे हैं। जिसे आप कहते हो विश्व बैंक, दरअसल अपनी स्थापना के समय इसे विश्व बैंक नहीं कहा गया था, इसे कहा गया था IBRD। हम दो चीजें समझाएंगे, इस बारीक अंतर को समझना। एक शब्द है विश्व बैंक और दूसरा शब्द है विश्व बैंक समूह। जी हां, दो शब्द हैं, एक है विश्व बैंक और दूसरा है विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो पहले विश्व बैंक की बात करते हैं, फिर समझाएंगे विश्व बैंक समूह के मायने क्या है। तो 1944 का साल है, ब्रेटन वुड्स में सम्मेलन होता है, दुनिया के देश जुटते हैं और इस सहमति पर पहुंचते हैं कि दो संस्थान की स्थापना की जाए। जिसमें पहला संस्थान था जिसका उद्देश्य रखा गया था कि पूरे के पूरे यूरोप का और जापान की जो अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हुई हैं, इतने बम गिरे हैं कि बांध टूट गए हैं, बिजली घर टूट गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, पुल टूट गए हैं, बंदरगाह टूट गए हैं, इनका पुनर्निर्माण किया जाए। इसलिए जिसे आप विश्व बैंक कहते हैं, उस समय वह विश्व बैंक के रूप में स्थापित न होकर के वह एक दूसरे बैंक के रूप में स्थापित हुआ था, जिसका नाम था पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे IBRD कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, यानी एक ऐसा वैश्विक स्तर का बैंक बनाया जाए जो विशेष करके उन देशों में जो विश्व युद्ध से तबाह हुए हैं, जिनकी इंफ्रा तबाह हो चुकी है, उनका पुनः निर्माण करे। तो पुनः निर्माण करे, इसीलिए पुनर्निर्माण और विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में 1944 में। और इसी पुनर्निर्माण और विकास के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, यही जो IBRD है, इसे ही कहा जाने लगा विश्व बैंक। यानी जब हम बात करते हैं विश्व बैंक की, जिसका मतलब हम बात कर रहे हैं IBRD की। ये जो विश्व बैंक है, जो IBRD है, इसकी स्थापना उन सभी देशों की सहायता करने के लिए की गई थी जो द्वितीय विश्व युद्ध में तहस नहस हो चुके थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो चुके थे। अब अगर हम इसकी विकास यात्रा की बात करें, तो अपनी स्थापना के समय से ही इसने देशों के पुनर्निर्माण पर ध्यान देना शुरू किया। यहां पुनर्निर्माण से आशय यह है कि देशों में युद्ध के कारण जो जो इंफ्रा तबाह हुआ था, उसको ठीक करने पर ध्यान देना शुरू किया।
और बड़ा शानदार काम किया। तकरीबन 10 से 15 साल में ही इसने काफी कुछ बदल दिया। जो जो इंफ्रा टूटे थे उनको नए सिरे से सजा दिया, यानी उनका पुनर्निर्माण कर दिया। तो जो इस बैंक का नाम है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसमें पहला लक्ष्य इसने अपनी स्थापना के 15 साल के भीतर ही प्राप्त कर लिया। पुनर्निर्माण का काम समाप्त हो गया। जब पुनर्निर्माण का कार्य समाप्त हो गया, उसके बाद इसने विकास पर ध्यान दिया। इसने कहा पुनर्निर्माण का पहला उद्देश्य समाप्त कर दिया, अब हम डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। डेवलपमेंट पर ध्यान देने की प्रक्रिया में इसने सड़कों, बांधों, विद्युत ग्रिडों, सिंचाई प्रणालियों पर ध्यान दिया, इनके विकास पर केंद्रित किया और काफी हद तक इसमें भी इसे सफलता मिली। ढेर सारी सड़कें बनाई, ढेर सारे बांध बनाए, ढेर सारे पावर प्लांट लगाए, ढेर सारे पावर सप्लाई के ग्रिड बनाए, ढेर सारे देशों में सिंचाई परियोजनाओं पर काम किया, जिसमें भारत भी है, और इस काम को भी काफी हद तक आगे बढ़ाया। अगर वर्तमान की बात देखें तो वर्तमान में विश्व बैंक अपने दायरे का विस्तार कर चुका है। पुनर्निर्माण की जरूरत नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट पर काफी काम कर रहा है। आज भी डेवलपमेंट के साथ साथ दुनिया में जो नई समस्याएं आई हैं, विश्व बैंक ने कहा हम इनसे भी आंख मूंदेंगे नहीं, इन समस्याओं के समाधान के लिए हम काफी काम करेंगे। इसलिए वर्तमान में विश्व बैंक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम करने के साथ साथ गरीबी उन्मूलन पर भी काम कर रहा है, जलवायु परिवर्तन पर भी काम कर रहा है, तमाम देशों में खाद्य सुरक्षा के लिए भी काम कर रहा है। तमाम देशों में संघर्ष की स्थितियां हैं, विशेष करके अफ्रीका के देशों में जनजातीय संघर्ष हैं, आतंकवादी कार्रवाइयां हैं, दो गुटों के बीच संघर्ष हैं, कई जगह नस्लीय संघर्ष हैं। जितने भी प्रकार के संघर्ष हैं, इन संघर्षों की समाप्ति पर भी काफी जोर लगाया है विश्व बैंक ने। कृषि पर विश्व बैंक काम कर रहा है, पेयजल पर विश्व बैंक काम कर रहा है, जल सुरक्षा पर विश्व बैंक काम कर रहा है, प्रदूषण रोकथाम, इन सब के लिए विश्व बैंक काम कर रहा है। यानी पुनर्निर्माण और विकास के लिए जिस बैंक की स्थापना हुई थी, उसने पुनर्निर्माण का काम तो पूरा किया, और जब विकास का काम आगे लिया तो विकास के दायरे बढ़ाता गया। एक जमाना था जब विकास का मतलब सिर्फ सड़कें होती थी, बांध होते थे, खेतों में पानी पहुंचाना होता था, ठीक, बिजली उत्पन्न करना होता था। लेकिन धीरे धीरे विकास के दायरे बढ़े, विकास के आयाम बढ़े। विकास ने अपने भीतर गरीबी उन्मूलन को समेटा, जलवायु परिवर्तन को समेटा, खाद्य सुरक्षा को समेटा, संघर्षों की समाप्ति को समेटा। विकास की अवधारणाएं बदली तो विश्व बैंक ने अपने क्लेवर बदले, अपने कार्य बदले, और आज ये सभी कार्य विश्व बैंक कर रहा है। अब हम दूसरे शब्द पर आते हैं, विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखो, जो आईबीआरडी है इसे तो विश्व बैंक कहा गया, जो आईबीआरडी है इसे तो विश्व बैंक कहा जाता है। तो फिर आप कहोगे कि ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, विश्व बैंक समूह क्या है? दरअसल हुआ क्या कि धीरे धीरे इस आईबीआरडी ने, यानी इस विश्व बैंक ने अपनी छतरी के नीचे कई संस्थाओं का स्वायत्त रूप से विकास किया। अपनी छतरी के नीचे इस आईबीआरडी ने कई संस्थाओं का स्वायत्त रूप से विकास किया, और जब अपनी छतरी के नीचे आईबीआरडी ने कई संस्थाओं का स्वायत्त रूप से विकास किया, तो इन्हीं समस्त संस्थाओं को एक साथ कहा गया विश्व बैंक समूह, संयुक्त रूप से कहा गया विश्व बैंक समूह। यानी जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो सिर्फ आईबीआरडी की बात करते हैं, लेकिन जब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो हम उन समस्त संस्थाओं की बात करते हैं जिसका विकास विश्व बैंक की छतरी के नीचे हुआ, समय समय पर हुआ। तो जब हम विश्व बैंक की बात करते हैं, या जब हम विश्व बैंक समूह की बात करते हैं, तो 5 संस्थाएं उसमें शामिल हो जाती हैं। एक तो खुद आईबीआरडी, विश्व बैंक समूह की यह प्रतिनिधि संस्था, ये खुद शामिल हो जाती है। दूसरी संस्था है आईडीए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। विश्व बैंक ने अपनी छतरी के नीचे इसका विकास किया। दूसरी है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तीसरी है मीगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और चौथी है आईसीएसआईडी, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। आपको दिख रहा होगा मीगा सबसे नई एजेंसी। यानी आईबीआरडी ने अपनी छतरी के नीचे इन 4 संस्थाओं का विकास किया,
और इन चार संस्थाओं और आईबीआरडी को एक साथ मिला के कहा जाने लगा विश्व बैंक समूह। तो जब कहीं आए विश्व बैंक समूह, इसका मतलब इन सभी संस्थाओं की बात हो रही है। और जब आए आई विश्व बैंक, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आईबीआरडी की बात हो रही है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले कुछ बातें इस विश्व बैंक समूह के बारे में बता देते हैं। इस विश्व बैंक समूह का मुख्यालय वाशिंगटन में है। इसके मुखिया को अध्यक्ष कहा जाता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा अमेरिकी होता है। अमेरिका नागरिक ही विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है। लेकिन यह वर्ल्ड बैंक के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। दरअसल है क्या कि अमेरिका और यूरोप के बीच एक मौन समझौता है, एक पर्दे के पीछे का समझौता है, जो लिखित नहीं है, पर्दे के पीछे का आपस में कर लिया। समझौता यह है कि अमेरिका कहता है कि जब भी आईएमएफ का कोई अध्यक्ष बनेगा, हम यूरोपीय देशों के किसी भी व्यक्ति को हम सपोर्ट कर देंगे। यानी यूरोप के व्यक्ति को आईएमएफ के अध्यक्ष के रूप में अमेरिका सपोर्ट कर देता है, वोट दे देता है। और बदले में क्या लेता है? अमेरिका कहता है कि जब भी विश्व बैंक के अध्यक्ष के चुनाव की बारी आ जाएगी, आप लोग हमें वोट दे दीजिएगा। यानी कुल मिलाकर जुलाकर को होता क्या है कि जब विश्व बैंक के अध्यक्ष का चुनाव होना होता है, तो यूरोप के देश अमेरिका का समर्थन कर देते हैं। और जब आईएमएफ के प्रेसिडेंट का चुनाव होना होता है, या आईएमएफ के चीफ का चुनाव होना होता है, आईएमएफ के एमडी का चुनाव होना होता है, तो अमेरिका यूरोप के देशों का समर्थन कर देता है। इसलिए आईएमएफ का एमडी हमेशा यूरोप का व्यक्ति होता है और विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा अमेरिकी नागरिक होता है। इन आईएमएफ और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा कहा जाता है, ट्विंस कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों की उत्पत्ति 1944 के ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन से हुई थी। तो ये रही सामान्य जानकारी इसके बारे में। अब हम बात करेंगे सीधे आपसे, जो विश्व बैंक का गवर्नेंस है वो कैसे काम करता है। पूरे के पूरे विश्व बैंक समूह का गवर्नेंस एक ही साथ काम होता है। जो विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है वही पूरे विश्व बैंक समूह का अध्यक्ष होता है। तो जब हम समझेंगे गवर्नेंस, तो इसका मतलब हम पूरे के पूरे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। कैसे इसका शासन चलता है, इसके प्रशासन की क्या व्यवस्था है, इस पर बात करेंगे। तो जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, शासन की बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो इसका मतलब इसकी प्रशासनिक सांगठनिक व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 3 स्तर की 3 लेयर की व्यवस्था है पूरे के पूरे विश्व बैंक। सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ गवर्नर है, सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ गवर्नर है। उसके नीचे बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का है, और इसके नीचे प्रेसिडेंट है। यानी 3 लेयर की व्यवस्था है। पहले लेवल पर कौन है? बोर्ड ऑफ गवर्नर। सेकेंड लेवल पर कौन है? बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। थर्ड लेवल पर कौन है? प्रेसिडेंट। ये कैसे चुने जाते हैं अभी बताऊंगा। अब देखो, वर्ल्ड बैंक के जितने सभी पावर किसके पास हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास। सभी पावर किसके पास हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास। जितनी भी शक्तियां हैं सभी किसमें हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास। जितने भी विश्व बैंक के सदस्य हैं, सभी देशों के वित्त मंत्री इस बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य होते हैं। यानी दुनिया भर के सभी देशों के वित्त मंत्री जब विश्व बैंक की मीटिंग में पहुंचते हैं, तो वहां जाकर के जो मीटिंग शुरू होती है उन्हें ही कह दिया जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। यानी सभी मंत्रियों से मिलकर के बोर्ड ऑफ गवर्नर बनता है। अब भैया, सभी देशों के वित्त मंत्री हैं, सर्वोच्च बॉडी है, तो सभी निर्णय तो वही लेंगे। यानी सारे पावर किसके पास रहेंगे? इस बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास। लेकिन ये लोग तो साल 2 साल में एक बार मिलते हैं, निर्णय ले लेते हैं। उन निर्णयों को लागू कौन करेगा? इसीलिए बोर्ड ऑफ गवर्नर बड़े बड़े निर्णय तो लेता है, लेकिन अन्य निर्णयों के लिए उसने अपने सभी अधिकारों को, सभी पावर को, यानी इस बोर्ड ऑफ गवर्नर ने अपने सभी पावर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सौंप दिया है। अर्थात सभी पावर तो है बोर्ड ऑफ गवर्नर में। यह मीटिंग लेता रहता है, समीक्षा करता रहता है। लेकिन इस बोर्ड ऑफ गवर्नर ने कहा है कि चूंकि हम रोज बैठकर वर्ल्ड बैंक का काम नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने सारे अधिकार किसको सौंप रहे हैं? तो सारे अधिकार सौंप रहे हैं बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। यह बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही सभी अधिकारों का प्रयोग करता है। यानी वर्ल्ड बैंक के जितने काम है कौन करता है? बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसको पावर कहां से मिलते हैं? तो इसको पावर मिलते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर से। ये सारे पावर उसने सौंप दिया।
यानी सारे पावर तो बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से उन्हें प्रयोग कौन करता है? उन्हें प्रयोग करता है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सभी अधिकारों का प्रयोग करता है। ये बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही एक प्रेसिडेंट का चुनाव करता है, जो वर्ल्ड बैंक का डेली टू डेली प्रशासन संभालता है। अब इसको बताएंगे भी इनके चुनाव की पद्धति क्या है। यानी अगर हम शासन संरचना की बात करें तो सबसे ऊपर कौन है? बोर्ड ऑफ गवर्नर। उसके नीचे कौन है? बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके नीचे कौन है? प्रेसिडेंट। यह 3 स्तर की 3 लेयर की संरचना है। सारे पावर बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने अपने पावर किसको सौंप दिए हैं? बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। सारे पावर का उपयोग कौन करता है? बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन किसकी तरफ से? तो बोर्ड ऑफ गवर्नर की तरफ से। और उसके नीचे होता है एक प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक का डेली एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। तो देखिए इनके चुनाव कैसे होते हैं। तो सबसे ऊपर संस्था कौन थी? बोर्ड ऑफ गवर्नर। उसके बाद कौन था? बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके बाद कौन था? प्रेसिडेंट। तो कैसे बनता है बोर्ड ऑफ गवर्नर? तो याद रखना, यहां लिखा है कि जितने भी वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश हैं, सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल होते हैं। तो कौन प्रतिनिधि होते हैं? दरअसल देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो और कोई नहीं, अपने अपने देश के वित्त मंत्री होते हैं। यानी हर देश का जो वित्त मंत्री होता है, वह जब वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में जाता है तो वही बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर बन जाता है। और सभी देशों के वित्त मंत्री जो मीटिंग शुरू कर देते हैं वे कहलाने लगते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर। यानी हर देश का वित्त मंत्री वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर होता है। अब होता क्या है, हमने कहा कि ये लोग रोज तो मिल नहीं सकते, तो इन्होंने अपने सारे अधिकार किसको सौंप दिए हैं? इन्हें सारे अधिकार सौंप दिए हैं बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। तो आप सोचते होंगे कि बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का चुनाव कैसे होता है? तो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मेंबर का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है। मीटिंग के लिए 2 वर्ष बाद इकट्ठे होते हैं, ये लोग चुन देते हैं। ये जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इसमें कुल 25 डायरेक्टरों का चुनाव होता है, 25 निदेशक का चुनाव होता है। यही 25 मिलकर के क्या कहलाते हैं? यही 25 मिलकर के कहलाते हैं बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यही 25 डायरेक्टर, यही 25 निदेशक मिलकर के क्या कहलाते हैं? बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यानी ये लोग बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में 25 लोगों का चुनाव करते हैं। इस 25 डायरेक्टर में, इस 25 निदेशक में 5 जो निदेशक होते हैं, 5 जो डायरेक्टर होते हैं, वो बड़े देशों से चुने जाते हैं। जो इकोनॉमी में 5 बड़े देश हैं दुनिया के, वो सारे एक एक अपना प्रतिनिधि चुन देते हैं। शेष बचे जो 20, यानी 5 तो बड़े देश चुन लिए, शेष बचे जो 20, इन 20 निदेशकों का चुनाव देशों के ग्रुप से किया जाता है। 10 देश मिलकर के एक चुन लेंगे, 5 देश मिलकर के एक चुन लेंगे, 4 देश मिलकर एक चुन लेंगे, 25 देश मिलकर के एक चुन लेंगे। इस प्रकार जो शेष 20 निदेशक होते हैं वो सभी समस्त देशों से चुने जाते हैं, ग्रुप से चुने जाते हैं। जैसे भारत का जो डायरेक्टर होता है, ठीक, भारत की तरफ से जो डायरेक्टर होता है वो भारत का प्रतिनिधित्व तो करता ही करता है। यानी भारत अपना जो डायरेक्टर भेजता है इस बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में, इस 25 निदेशकों में जो एक व्यक्ति भारत का प्रतिनिधित्व करता है, वह भारत के साथ साथ भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है, श्रीलंका का भी प्रतिनिधित्व करता है, बांग्लादेश का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश के लोग प्रतिनिधि नहीं जाते हैं। भारत का ही जो प्रतिनिधि होता है वह इन देशों का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब ये हो गया। अब इसी से एक बात की और जरूरत पड़ती है कि भाई डेली एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा? तो डेली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेसिडेंट का चुनाव करता है, या वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष होता है। और हमने पहले ही बताया था कि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष हमेशा कोई अमेरिकी ही होता है। तो ये रही पूरे के पूरे वर्ल्ड बैंक की और पूरे के पूरे वर्ल्ड बैंक समूह की प्रशासनिक संरचना। ठीक, अब थोड़ी हम बात करते हैं उधार देने की क्रियाएं। ठीक, उधार देने की क्रियाएं। अब जो हम उधार देने की क्रियाएं समझेंगे, ये विश्व बैंक की समझेंगे। जो हम उधार देने की क्रियाएं समझेंगे वह विश्व बैंक की समझेंगे, यानी IBRD की समझेंगे। फिर एक एक देश का अलग अलग बात करेंगे। जो वर्ल्ड बैंक की जो उधार देने की क्रियाएं हैं वो भी कालखंड के हिसाब से बदलती रही हैं।
जब इस वर्ल्ड बैंक यानी आईबीआरडी की स्थापना की गई थी, जब यह बैंक शुरू हुआ था, तब से 2 दशक तक यानी तकरीबन 20 साल तक यह बैंक बुनियादी संरचनाओं के विकास के लिए ही कर्ज देता था। बुनियादी संरचना मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। यानी अपनी स्थापना के समय जो वर्ल्ड बैंक है, जो आईबीआरडी है, वह जो भी पैसा देता था देशों को, वह इसलिए देता था कि उन देशों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सके। विशेष करके उन देशों को देता था जिन देशों का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण तबाह हो गया। जिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्ज देता था अपनी स्थापना के समय, उनमें महत्वपूर्ण था विद्युत उत्पादन, पावर प्लांट बनाए जाएंगे, बिजली बनानी है, विद्युत का वितरण, पावर ग्रिड लगाए जाएंगे, बिजली वितरण करनी है, सिंचाई परियोजनाएं, खेतों तक पानी पहुंचाना है, रेल के विकास के लिए पैसा खर्च करता था, सड़क मार्ग के विकास के लिए पैसा खर्च करता था। इन सब पर विशेष ध्यान देता था अपनी स्थापना के समय ही। उसके बाद 44 में स्थापना होती है, तकरीबन 20 साल, 65, 66, 68, 70 तक ये सब काम चलते रहता है। हम देखते हैं कि 70 के बाद वर्ल्ड बैंक जो कर्ज दे रहा है, और याद रखना वर्ल्ड बैंक के कर्ज को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक कर्ज देता है तो वो ये नहीं कहता है कर्ज दे रहे हैं, वो कहता है हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमें दिखता है कि 70 के दशक से 70 के बाद वर्ल्ड बैंक का जो निवेश था, जो आधिकारिक कर्जे थे, ठीक, जो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा यूरोप और जापान को ही दिए गए थे, इन देशों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए थे, इन देशों में युद्ध से तबाह हुई अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए दिए गए थे, इन देशों में युद्ध से तबाह हुए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ठीक करने के लिए दिए गए थे। 70 के बाद ही इन कर्जों में कमी आई। यानी वर्ल्ड बैंक का जो रुख सिर्फ यूरोप और जापान की तरह अधिक था, उस रुख को वर्ल्ड बैंक ने मोड़ा और 70 के बाद वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों की ओर अधिक ध्यान देना शुरू किया। 1970 के बाद विकासशील देशों की ओर अधिक ध्यान देना शुरू किया। हम देखते हैं कि विकासशील देशों में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक 70 के बाद काफी पैसा देने लगा। ठीक, विकासशील देशों में औद्योगिक निवेशों की वित्त व्यवस्था करने वाली संस्थाओं की स्थापना के लिए यह क्या है? दरअसल होता क्या है कि हर देश उद्योग को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि ऐसी संस्थाएं की स्थापना किया जाए जो संस्थाएं मार्केट से पैसा लेकर के आए और देश में उद्योगों को ऋण दे। अगर किसी देश में ऐसी संस्थाएं नहीं है जो उद्योगों की फंडिंग करती हैं, तो उस देश में उद्योग व्यवस्था नहीं खड़ी हो पाएगी। अर्थात अगर किसी देश में उद्योग को खड़ा करना है तो उससे पहले उन संस्थाओं को खड़ा करना होता है जो उद्योगों में निवेश के लिए पैसे का इंतजाम करें। वर्ल्ड बैंक कहता है कि हम विकासशील देशों में उद्योगों में निवेश करने वाली जो वित्त की संस्थाएं हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पहले उसको बनाएंगे। एक बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे जो विश्व बैंक के लिए पैसे का इंतजाम करते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन खुद ही पैसा जुटा करके एक बार ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे जो उद्योगों में निवेश करते हैं, उद्योगों के लिए पैसा जुटाते हैं, तो अगर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम एक बार खड़ा कर देंगे तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुद अपने देश में उद्योगों को खड़ा कर लेंगे। इसलिए वर्ल्ड बैंक 1970 के बाद कहता है कि हम विकासशील देशों में जाएंगे और हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का विकास करेंगे, उन संस्थाओं का विकास करेंगे जो पैसा जुटाएंगे, उद्योगों में निवेश करेंगे, अर्थात उद्योगों के लिए वित्त का इंतजाम करेंगे। तो इनमें निवेश करने लगा वर्ल्ड बैंक। साथ साथ वर्ल्ड बैंक जो विकासशील देश थे उनमें जितनी भी औद्योगिक परियोजनाएं चल रही थी, उन सबको तकनीकी सहायता देने के लिए भी कर्ज देना शुरू किया। मान लीजिए कोई उद्योग लग रहा है किसी विकासशील देश में और कोई मशीन लगानी है, मशीन आयात करना है, उसका पैसा नहीं है उस देश के पास, तो विश्व बैंक कहता था थोड़ा कर्जा हमसे ले लीजिए, थोड़ा अपने पैसे जुटा लीजिए और बढ़िया मशीन ला लीजिए। यानी एक तरफ गौर से देखना, विकासशील देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए विश्व बैंक तकनीकी सहायता भी दे रहा है, तो दूसरी तरफ उन उद्योगों को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उन संस्थाओं की स्थापना कर रहा है जो मार्केट से पैसा जुटाएंगी और उद्योगों को लोन देंगी, ऋण प्रदान करेंगी। तो तकनीकी भी सहायता दे रहा है, साथ साथ फाइनेंशियल सहायता भी दे रहा है विकासशील देशों को 1970 के बाद। यानी 1970 के बाद तकरीबन 30 सालों तक विश्व बैंक का फोकस 3 चीज पर ज्यादा रहा, अन्य पर भी काम किया,
लेकिन 3 पर जा दे रहा। विकासशील देशों में एजुकेशनल प्रोग्राम को, विकासशील देशों में उद्योगों को तकनीकी सहायता देने पर, और विकासशील देशों में उन संस्थाओं की स्थापना करने पर जोर रहा, उन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करने पर जोर रहा जो उद्योगों को निवेश देते हैं, निवेश प्रदान करते हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो हमको दिखता है कि 21वीं शताब्दी के बाद पुनः विश्व बैंक अपने क्लेवर बदलता है। 1970 से लेकर तकरीबन 30 साल तक तो यही रहा, शिक्षा को दे रहा है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को दे रहा है, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को खड़ा कर दे रहा है जो उद्योगों में निवेश करे। लेकिन हमको दिखता है कि 2000 के बाद यानी इस सदी में विश्व बैंक अपने रूप बदलता है। इस सदी में विश्व बैंक कहता है कि हम उन निवेशों पर अब अधिक ध्यान देंगे, यानी उस क्षेत्र में हम कर्जे अधिक देंगे जो गरीबी को कम करें और गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएं। जो क्या करें? गरीबी को कम करें और गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएं। यानी वर्ल्ड बैंक आज मुहिम छेड़ दिया है गरीबी के खिलाफ। गरीबी को कम करना है और गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। यानी ऐसा निवेश करेगा, ऐसा पैसा फ्लो करेगा जिन जिन देशों को देगा, कहेगा भैया इस पैसे का उपयोग आप गरीबी को कम करने में करेंगे और गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में करेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझें तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पैसा उपलब्ध करा रहा है, शिक्षा और परिवार कल्याण के लिए पैसा उपलब्ध करा रहा है, पौष्टिक आहार के लिए पैसा उपलब्ध करा रहा है, देशों में बेहतर पेयजल के लिए पैसा उपलब्ध करा रहा है, देशों में बेहतर स्वच्छता के लिए पैसा उपलब्ध करा रहा है, देशों में कम लागत के गरीबों के लिए जो आवास बन रहे हैं उनके लिए पैसा उपलब्ध करा रहा है, जो सीवर संबंधी परियोजनाएं हैं, आप जो सीवेज की परियोजनाएं हैं, घरों का कचरा पानी नालियों में जाता है, नालियों से शहर के बाहर निकाला जाता है, पूरे के पूरे शहर में सीवर सिस्टम लगा होता है। तो आप देखते होंगे, अब अभी पटना में जाइएगा तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, आप अपने कस्बे में जाइएगा, शहर में जाइएगा तो सीवर की खुदाई चल रही है, पाइप जोड़ी जा रही है, सब विश्व बैंक का पैसा है। तो सीवर संबंधी परियोजनाओं में पैसा खर्च कर रहा है, कई जगह भूख की समाप्ति के लिए निवेश कर रहा है, खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत सहयोग कर रहा है, ठीक, जलवायु परिवर्तन से संबंधित योजनाओं में वर्तमान में निवेश कर रहा है। तो वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक का इन्वेस्टमेंट है वह इस सेक्टर में आ गया है। अब हम थोड़ी बात करते हैं विश्व बैंक के उधार देने की जो क्रियाएं हैं उसमें तकनीकी क्रियाओं की, कि किस किस तरीके से ये उधार देता है। तो आपको क्रम से समझाया कि अपनी स्थापना के समय क्या कर रहा था, बीच में क्या कर रहा था, अभी क्या कर रहा है। अब थोड़ा जो विश्व बैंक की कुछ उधार देने की क्रिया है, कुछ लोन विंडो है, कुछ विशेष खिड़की बनाई हुई है विश्व बैंक ने कि ये जरूरत पर हम इस प्रकार का पैसा देंगे। तो थोड़ा इन्हें कहा जाता है विश्व बैंक के उधार देने की क्रियाएं। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं विश्व बैंक के उन विंडो की, विश्व बैंक के उस विंडो की जिसके तहत कुछ स्पेशल कर्जे उपलब्ध कराता है। तो आइए चर्चा करते हैं विश्व बैंक द्वारा उधार देने की विशेष सुविधाओं की। अगर विश्व बैंक के उधार देने की विशेष सुविधाओं की बात करें तो एक सुविधा है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, SAF उसे कहा जाता है, सांगठनिक समायोजन सुविधा, SAF। 1985 से इसको शुरू किया था विश्व बैंक ने, ठीक। इसमें क्या है, कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि उन्हें बहुत भारी आयात करना पड़ता है। अब आज के डेट में अफगानिस्तान है, कुछ नहीं बनाता है तो आयात ही तो करना पड़ेगा। तो कई देश ऐसे हैं जो कुछ बना नहीं रहे हैं, आयात ना हो तो भूखे मर जाएं, तो उन्हें भारी आयात करना पड़ता है। अब जब भारी आयात करना पड़ता है तो उनका भुगतान संतुलन घाटे में चल रहा है। भुगतान संतुलन घाटे में चलने का मतलब क्या होता है, भुगतान संतुलन के घाटे में चलने के मायने ये होते हैं कि आप आयात बहुत कर रहे हैं, आप निर्यात एकदम नहीं कर रहे हैं, और जब आप खरीद ही रहे हैं, बेच कुछ नहीं रहे हैं, तो आपके पास विदेशी मुद्रा नहीं होगी, और जब आप विदेशी मुद्रा नहीं होगी तो बहुत दिनों तक आयात कर ही नहीं पाएंगे। एक समय आएगा 2 साल बाद भूखों मरने लगेंगे, खाने को रोटी नहीं मिलेगी। तो ये देश जिनका भुगतान संतुलन बहुत घाटे में चल रहा है,
क्योंकि बहुत भारी आयात करते हैं। और जब भुगतान संतुलन बहुत घाटे में चल रहा है, बहुत भारी आयात कर रहे हैं, तो इन देशों का ग्रोथ भी प्रभावित हो रहा है, इन देशों की वृद्धि भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में एक समय आएगा कि जब इनके पास मुद्रा नहीं रहेगी, तो आयात ही नहीं कर पाएंगे, विकास क्या करेंगे, भूखों मर जाएंगे। तो विश्व बैंक कहता है हम आपको भूखों नहीं मरने देंगे, आपके लिए एक विशेष सुविधा का विकास किया है, जिस सुविधा का नाम है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और इसके तहत विश्व बैंक कहता है आपकी अर्थव्यवस्था ऐसी है, बहुत पिछड़े गरीब हैं, आपके लिए जरूरी है कि आप अपना आयात जारी रख सके। लेकिन कैसे जारी रखेंगे, जब आपको कुछ पैसा दिया। तो विश्व बैंक ऐसे देशों को कि ये देश अपने आयात को जारी रख सकें, इसके लिए इन्हें बहुत ही सस्ता कर्ज देता है। कहता है हम आपको SAF सुविधा के तहत, सांगठनिक समायोजन सुविधा के तहत हम आपको सस्ता कर्ज दे रहे हैं। यह स्पेशल प्रोविजन है। हमने जो पढ़ाया कि शुरुआत में क्या करता था, स्थापना के समय क्या करता था, ये तो कर ही रहा है, बीच में क्या करता था ये तो कर ही रहा है, वर्तमान में क्या कर रहा है ये तो कर ही रहा है। इसके अलावा ये सब स्पेशल प्रोविजन है। और स्पेशल प्रोविजन की हमेशा शर्तें होती हैं। जैसे SAF के तहत विश्व बैंक जो कर्ज देता है, उसकी शर्तें हैं कि देश ऐसा होना चाहिए जो एकदम निर्यात नहीं है, बेचारा आयात ही कर रहा है, भुगतान संतुलन एकदम संकट में है, इसको मदद नहीं दिया जाएगा तो ये अपना आयात जारी नहीं रख पाएगा, और जब जारी नहीं रख पाएगा भूखों मर जाएगा। इसको पैसा दे दिया जाए, तो विश्व बैंक ऐसे देशों की मदद करता है। तो यह है स्पेशल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके बाद एक है इनहेंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एकदम SAF की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? विश्व बैंक ने यह सुविधा 1987 में शुरू की, और विश्व बैंक ने कहा जो दुनिया के निम्न आय वाले देश हैं, इन्हीं देशों को हम इस इनहेंस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत सुविधा देंगे, यानी ESAF के तहत सुविधा देंगे। यहां सारी चीजें उस SAF की ही तरह है, बस ई लगा दिया गया है, यानी इनहेंस लगा दिया गया है। 1987 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ। तो है क्या इसमें? क्या है कि यह व्यवस्था बहुत निम्न आय वाले देशों के लिए है, बहुत लो इनकम वाले देशों की है। विश्व बैंक कहता है कि जो बहुत निम्न आय वाले देश हैं, वे अगर सिर्फ आयात ही कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था आयात से ही चला रहे हैं, और उनके पास भी भुगतान संतुलन की समस्या हो गई है, होगी भैया जब आयात ही करोगे, निर्यात नहीं करोगे, तो अगर वे देश अपना आयात जारी न रख सके तो वे भी भूखों मर जाएंगे। तो विश्व बैंक कहता है आपको भी हम पैसा देंगे ताकि आप अपना आयात जारी रख सके। यानी ESAF जो सुविधा है, इसमें सिर्फ एक विशेष है कि वह देश निम्न आय वाला देश होना चाहिए, बाकी सारी की सारी विशेषताएं SAF की तरह ही हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी की ही तरह ही हैं। तो ये जो निम्न आय वाले देशों को पैसा समय समय पर देते रहता है। तो विश्व बैंक बड़ा चालाक है, पैसा लाता क्या है? तो विश्व बैंक ने इस सुविधा के लिए पैसे का भी बड़ा मजेदार इंतजाम किया है। विश्व बैंक ने किया क्या है? विश्व बैंक कहता है, ये विश्व बैंक कह रहा है दुनिया के जो विकसित देश हैं, जो दुनिया में विकसित देश हैं, और साथ साथ दुनिया में जो ओपेक के देश हैं, ओपेक के देश का मतलब वे देश जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, विश्व बैंक इन विकसित देशों के पास जाता है, विश्व बैंक इन ओपेक के पास जाता है। विश्व बैंक विकसित देशों से कहता है भैया तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। इन ओपेक से कहता है तुम तो पेट्रोल बेच बेच करके माला माल हुए हो। इन दोनों देशों से कहता है कि थोड़ा थोड़ा डोनेशन दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा अंशदान दे दीजिए। तो ये विकसित देश और ओपेक के देश थोड़ा थोड़ा अंशदान दे देते हैं वर्ल्ड बैंक को, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक इन्हीं से जो अंशदान मिलता है, उन्हीं पैसों को सस्ते कर्ज के रूप में निम्न आय वाले देशों को आगे बढ़ा देता है। बहुत सस्ते कर्ज में निम्न आय वाले देशों को आगे बढ़ा देता है कि भैया आप भुगतान संतुलन के घाटे में हैं, आप अपना आयात जारी रख सके, नहीं तो भूखे मर जाओगे। तो यह सुविधा EASF की सुविधा होती है। उसके बाद विश्व बैंक कुछ स्पेशल प्रोग्राम भी चलाता है। विश्व बैंक कुछ स्पेशल प्रोग्राम भी चलाता है। ये क्या हो गया? विश्व बैंक कुछ स्पेशल प्रोग्राम भी चलाता है, जिसे स्पेशल एक्शन प्रोग्राम कहते हैं, स्पेशल विशेष कार्यवाही प्रोग्राम कहते हैं।
इस प्रोग्राम की शुरुआत 1983 से हुई। इस प्रोग्राम पर बड़े आरोप भी लगते हैं। इसी प्रोग्राम पर को कहा जाता है कि विश्व बैंक इस प्रोग्राम के माध्यम से पूंजीवाद को आगे बढ़ाता है। कहा जाता है, विश्व बैंक पर आरोप लगते हैं कि दरअसल विश्व बैंक ने यह प्रोग्राम इसलिए शुरू किया ताकि अमेरिकी नीतियों का, अमेरिकी बाजारवाद का पूरी दुनिया में विस्तार किया जा सके, पूंजीवाद का पूरी दुनिया में विस्तार किया जा सके। तो आप कहोगे ये प्रोग्राम है क्या? दरअसल ये विशेष कार्रवाई प्रोग्राम है जिसके तहत वर्ल्ड बैंक पैसे देता है। ठीक, यह स्पेशल एक्शन प्रोग्राम है जिसके तहत वर्ल्ड बैंक पैसे देता है। लेकिन इस पैसे देने की शर्त है। शर्त यह है, जिन देशों को पैसे देता है उनसे शर्त रखता है। उनसे शर्त यह रखता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण कीजिए, आप अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन कीजिए। ठीक, जब भी कोई देश आर्थिक संकट में फंस जाता है और जाता है विश्व बैंक के पास कि हमको इसके तहत कर्जा दे दीजिए, तो विश्व बैंक कहता है हम स्पेशल एक्शन प्रोग्राम के तहत ऐसे आपको पैसा नहीं देंगे। हम आपको स्पेशल एक्शन के प्रोग्राम के तहत तब पैसा देंगे जब अपना मार्केट आप ओपन करेंगे, खोलेंगे, यानी आप अपनी अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण कर देंगे, ग्लोबलाइजेशन कर देंगे, अपने बाजार को पूरी तरह खोल देंगे। 1991 के आर्थिक सुधारों में जो भारत को विश्व बैंक से पैसा मिला था, इस प्रोग्राम के तहत मिला था, क्योंकि भारत भी अपने बाजार को खोलने को तैयार हो गया था। तो विश्व बैंक कहता है हम अपने स्पेशल एक्शन प्रोग्राम के तहत आपको पैसा देंगे, लेकिन आपको अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करना होगा। पूरी की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी बदलनी होगी, जैसे हम कह रहे हैं वैसे बदलनी होगी। आपको अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना होगा, आपको वैश्वीकरण करना होगा। जब कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को के वैश्वीकरण के लिए तैयार हो जाता है, जब कोई देश अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के लिए तैयार हो जाता है, तो इस स्पेशल एक्शन प्रोग्राम के तहत विश्व बैंक पैसा उस देश को दे देता है, सस्ता कर्ज दे देता है। साथ साथ जब यह सस्ता कर्ज देता है तो इसके साथ कुछ सलाहकारी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। विश्व बैंक कहता है हम टीम भेज रहे हैं, आपको सलाह देंगी कि कैसे कैसे आप अपनी नीतियों में परिवर्तन कीजिएगा, कैसे कैसे आप अपने मार्केट को ओपन कीजिएगा। तो ये एक बड़ा विवादित और बड़ा अच्छा भी प्रोग्राम है। विवादित इसलिए कि सच भी यही है कि इसके माध्यम से अमेरिकी पूंजीवाद, अमेरिकी बाजारवाद आगे बढ़ता है। अच्छा इसलिए है कि जिन जिन देशों ने उदारीकरण, वैश्वीकरण को आगे बढ़ाया, अंततः उन देशों में आर्थिक विकास अधिक हुआ, आर्थिक क्रियाएं अधिक हुई और उन देशों में गरीबी कम हुई। उन देशों में गरीबी कम हुई। तो कोई भी प्रोग्राम जो गरीबी को कम करे, जो मानव के जीवन स्तर को उठाए, वो बेहतर तो होगा ही। इस नजरिए तो अच्छा है, लेकिन इसके खतरनाक परिणाम भी है कि जिन जिन देशों ने इस प्रोग्राम के तहत कर्ज लिया, सुधार किए, वे पूंजीवाद के एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहे हैं, बाजारवाद के एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहे हैं। यह एक विशेष प्रोग्राम है। इसके अलावा कई अन्य सहायता भी विश्व बैंक देता है। जैसे विश्व बैंक प्रशिक्षण देने का भी काम करता है, विकासशील देशों के अधिकारियों को अपने यहां ट्रेनिंग देता है, बुलाता है, आता है, कहता है आइए सीखो के जाइए अपनी अर्थव्यवस्था कैसे बनाएंगे। विश्व बैंक कई प्रकार की परियोजनाओं को तकनीकी सहायता भी देता है। ठीक, जैसे ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं, परिवहन से संबंधित परियोजनाएं, जल आपूर्ति से संबंधित परियोजनाएं, इन परियोजनाओं को तकनीकी सहायता भी देता है। विश्व बैंक कई प्रकार की परियोजनाओं की क्रियान्वयन एजेंसी भी है। जैसे दुनिया भर के देशों में कुछ विकास प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं यूएनडीपी की तरफ से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं, यूएनडीपी कहते हैं, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी दुनिया के तमाम देशों में विकास परियोजनाओं के लिए तमाम प्रोग्राम चला रहा है। अब सवाल है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पैसा तो दे देता है, लेकिन उन परियोजनाओं को लागू कौन करेगा, धरातल पर उतारेगा? तो याद रखिएगा, जिन जिन परियोजनाओं को पैसा यूएनडीपी देता है, उन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम विश्व बैंक करता है। यानी उन परियोजनाओं के
क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? विश्व बैंक की है। तो किसी भी देश में कोई परियोजना चल रही है और उस परियोजना से अगर पैसा यूएनडीपी से मिल रहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से मिल रहा है, तो उस परियोजनाओं को धरातल पर कौन उतारेगा? काम कौन करेगा? विश्व बैंक करेगा। तो यानी यूएनडीपी की परियोजनाओं की क्रियान्वयन एजेंसी भी है विश्व बैंक। इसी के साथ साथ विश्व बैंक सामाजिक आर्थिक अनुसंधान पर भी काफी खर्च करता है। विश्व बैंक ने अपने बजट का 3% फिक्स कर दिया है कि यह 3% हम सामाजिक आर्थिक अनुसंधान पर खर्च करेंगे। ठीक, साथ साथ विश्व बैंक कई देशों में, कई विकासशील देशों में, ठीक, उन देशों की जो देशी सामाजिक आर्थिक अनुसंधान की परियोजनाएं होती हैं, उन परियोजनाओं को भी मजबूत करने के लिए पैसा उपलब्ध कराता है कि आप अपने देश के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाइए और स्थानीयता को आगे बढ़ाइए। इसके साथ साथ विश्व बैंक पर्यावरण संरक्षण पर तो बहुत काम कर रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबकी फंडिंग कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण पर कई देशों की मदद कर रहा है, कई एनजीओ की मदद कर रहा है और पर्यावरण के प्रति जो मानव की चेतना है उसको आगे बढ़ाने में विश्व बैंक काफी मदद कर रहा है। अब हम बात करेंगे इंडिया और वर्ल्ड बैंक की। और मैं फिर कह रहा हूं, जब हम बात कर रहे हैं इंडिया और वर्ल्ड बैंक की, जब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की, इसका मतलब बात किसकी कर रहे हैं? आईबीआरडी की। अभी विश्व बैंक समूह पर अलग से बात करेंगे। ठीक, तो भारत और वर्ल्ड बैंक का रिश्ता क्या है? तो भारत विश्व बैंक के संस्थापक सदस्यों में से है। कई लोग पूछते हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ तो 1944 में स्थापना क्यों कर रहा था? अरे भैया, भारत तो था, भारत की तरफ से तब ब्रिटिश शासन इन सब कार्यों में भाग ले रहा था। ठीक, तो भारत विश्व बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक है। विश्व बैंक से भारत को काफी मदद मिली है। कृषि विकास के लिए भारत को मदद मिली है, स्वास्थ्य के लिए मदद मिली है, शिक्षा परियोजनाओं पर मदद मिली है, पोषण की परियोजनाओं पर मदद मिली है, गरीबी उन्मूलन की परियोजनाओं के लिए काफी पैसा मिला है। भारत की आधारिक संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे, पुल, बंदरगाह में भी विश्व बैंक ने काफी पैसा खर्च किया है। अपनी स्थापना के समय से ही विश्व बैंक ने भारत को की खूब मदद की है, खूब पैसा दिया है। अगर एट प्रेजेंट देखें, वर्तमान में देखें, तो भारत की कई परियोजनाओं को विश्व बैंक मदद कर रहा है। जैसे भारत सरकार का जो सर्व शिक्षा अभियान है, टीवी पर ऐड देखते होंगे आप लोग ने, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, बस्ता लेकर के बच्चा भागता है। तो भारत सरकार का जो शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा प्रोग्राम है, उसमें विश्व बैंक पैसा दिया है। भारत में जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, सफाई वाला, जो हरा डस्टबिन, नीला डस्टबिन लगता है, हर घर में शौचालय बन रहे हैं, उसमें भी वर्ल्ड बैंक का पैसा है। यह पैसा वर्ल्ड बैंक भारत में मानव विकास के लिए देता है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि मानव विकास के लिए शिक्षा और सफाई बहुत जरूरी है, शिक्षा और स्वच्छता बहुत जरूरी है। तो भारत की दो बड़ी परियोजनाएं सर्व शिक्षा अभियान और स्वच्छ भारत मिशन में पैसा विश्व बैंक लगा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में स्वास्थ्य सेक्टर से पैसा लगाता है। विश्व बैंक का मानना है कि स्वास्थ्य को ठीक करना है तो स्वच्छता जरूरी है। तो विश्व बैंक कहता है हम स्वच्छता पर काम करेंगे, और जब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर काम करेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, मानव विकास आगे बढ़ेगा। साथ साथ भारत में कृषि की तमाम परियोजनाओं पर इसमें विश्व बैंक पैसा लगा रहा है। जैसे भारत में चल रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में बताए थे, ड्रिप इरिगेशन। भारत में चल रही है वाटर शेड मैनेजमेंट परियोजना, वर्षा के पानी के संरक्षण के लिए। भारत में चल रही है नीरांचल परियोजनाएं, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां पानी पहुंचाने के लिए। इन सभी परियोजनाओं को में विश्व बैंक भी मदद कर रहा है। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत में एक परियोजना चलती है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आपने देखा भी होगा, तमाम आजीविका दीदियां बन रही हैं, लखपति दीदियां बन रही है, महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जा रहा है, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कोई काम धंधा रोजगार कीजिए। उस योजना का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। गरीबी पर सीधे वार करने के लिए भारत की सबसे सशक्त परियोजना है और बहुत शानदार परफॉर्म में परियोजना कर रही है। इसमें वर्ल्ड बैंक भी मदद कर रहा है। ठीक,
पर्यावरण के क्षेत्र में देखा जाए तो भारत की जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना है, गंगा से जुड़ी हुई गंगा बेसिन की जितनी नदियां हैं उनके स्वच्छता सफाई की जो परियोजनाएं हैं, जिसे हम राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना कहते हैं, इसमें भी वर्ल्ड बैंक मदद कर रहा है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत की जो सड़क बनाने की परियोजना भारतमाला है, इंफ्रा में मैंने पढ़ाया हुआ भारतमाला, भारतमाला में वर्ल्ड बैंक पैसा लगा रहा है। जो भारत में बंदरगाहों के विकास के लिए सागरमाला परियोजना चल रही है, इस सागरमाला में सब पढ़ाया हुआ है मैंने, सागरमाला में भी भारत सरकार, विश्व बैंक पैसा दे रही है भारत सरकार को। साथ साथ जो अमृत योजना है, जो हमारे छोटे छोटे कस्बे हैं, ऐसे कस्बे जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, उन कस्बों में विशेष करके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, गलियों की सड़कों को पक्का किया जा रहा है, लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इन छोटे छोटे कस्बों में सीवेज सिस्टम को बनाया रहा है, सीवर लाइन बिछाई जा रही है। इन योजना को ही अमृत योजना कहा जाता है। अमृत के तहत 3-4 चीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छोटे कस्बों में सड़कों का निर्माण, गलियां पक्की करना, लाइटिंग करना, और घरों में सीवर सिस्टम, यानी छोटे कस्बों का भी आधुनिकीकरण करना, इसको अमृत योजना कहा गया। और अमृत में भी विश्व बैंक का पैसा लगा है। यानी भारत की जो इंफ्रा की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, भारतमाला, सागरमाला और अमृत, तीनों में पैसा लग रहा है, जिसमें भारतमाला और सागरमाला में तो बहुत पैसा दिया है विश्व बैंक। शासन में भी तमाम मदद कर रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास के लिए जो संस्थाएं बनाई जा रही हैं, शासन में पारदर्शिता जो लाई जा रही है, शासन को जो पेपरलेस किया जा रहा है, उसमें भी विश्व बैंक तमाम तकनीकी सहायता दे रहा है। तमाम कानूनी संस्थाओं के विकास में भी पैसा दे रहा है, तकनीकी सहायता दे रहा है। तो वर्तमान में भारत के लिए ये काम कर रहा है। ठीक, तो अब तक कहानी रही विश्व बैंक की। अब थोड़ी बात करेंगे विश्व बैंक समूह की, यानी विश्व बैंक समूह की एक एक एजेंसियों की। तो विश्व बैंक समूह में एक तो बड़ा IBRD खुद है, दूसरी क्या है, IDA है, उसके बाद IFC है, उसके बाद मीगा है, उसके बाद ICSID है। इन एक एक की बुनियाद को समझेंगे। प्रशासन कैसे इनका होता है देख ही लिए। प्रशासन सबका एक ही तरह होता है। जो विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है वो भी इन सभी का अध्यक्ष होता है। हाँ, इनके लिए कुछ स्पेशल फंक्शन है। तो अब हम विश्व बैंक समूह की ओर चलते हैं। अब तक बात विश्व बैंक की कर रहे थे, और जब विश्व बैंक समूह की हमने 5 संस्थाओं का बात कहा था, जिसमें पहली क्या थी, IBRD थी, वो तो हो ही गया। अब हम शेष 4 पर चर्चा करेंगे। जो पहली संस्था है विश्व बैंक समूह की IBRD के बाद, उसे कहते हैं IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद। इसे कहीं कहीं आपको अंतरराष्ट्रीय विकास संघ भी लिखा मिलेगा, दोनों बात एक ही है। तो IDA या विश्व बैंक की सहयोगी संस्था है, विश्व बैंक समूह की दूसरी संस्था है IBRD के बाद। जो विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है वही IDA का भी अध्यक्ष होता है। पूरी की पूरी शासन संरचना जो हमने विश्व बैंक का समझाया था वही इसकी भी है। तो आप कहोगे IDA करता क्या है? याद रखना, IDA की स्थापना इसलिए की गई कि विश्व के जो दरिद्रतम देश हैं उनकी गरीबी हटाने में मदद की जाए। जहां जहां दरिद्रता है, जिस जिस क्षेत्र में है, वहां वहां की गरीबी हटाने में मदद की जाए। विश्व बैंक के जितने भी सदस्य हैं वे सभी IDA के मेंबर होते हैं। केवल विश्व बैंक के ही सदस्य IDA के सदस्य बन सकते हैं। अगर कोई सदस्य विश्व बैंक का सदस्य नहीं है तो वह IDA का मेंबर नहीं बन सकता। वर्तमान में IDA बहुत देशों में डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है। अगर हम, ये क्या हो गया, हैंग क्यों कर रहा है? अगर हम IDA द्वारा जो ऋण दिया जाता है, जिन देशों को दिया जाता है, उनकी कुछ शर्तें होती हैं। अगर कोई देश उन शर्तों को पूरा करता है तो ही उसे IDA ऋण देता है। IDA ने कुछ मापदंड रखे हैं देशों के लिए। अगर इन मापदंडों की बात की जाए तो वर्तमान का मापदंड यह है कि जिन देशों को IDA से लोन मिलेगा, पैसा मिलेगी, मदद मिलेगी, उन देशों की जो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है वह $1185 से कम होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2021 के अनुसार। यानी किसी देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय आज के डेट में यदि $1185 से कम है तो ही उसे IDA की मदद मिलेगी, पहली शर्त। दूसरी शर्त कि ये वो देश हैं
जो ऋण प्राप्त करने की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते। और कहां से ऋण प्राप्त करने की शर्तों को? बाजार से ऋण प्राप्त करने की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते। पानी पी लेता हूं, बताता हूं। अर्थात कोई देश यदि मार्केट से ऋण प्राप्त करने की शर्तें नहीं प्राप्त कर पूरा कर पा रहा है तो वह आईडीए की खिड़की को खटखटाता है। साथ साथ आईडीए ऋण उन परियोजनाओं को लिए देता है, ऐसी परियोजनाओं को लिए देता है जिन्हें विश्व बैंक लोन प्रदान नहीं करता। यानी 3 शर्तें हैं आईडीए से लोन प्राप्त करने की। या यूं कहिए कि ऋण प्राप्त करने की जो योग्यता है वो 3 है। पहली योग्यता क्या है? कि उन देशों की प्रति व्यक्ति आय $1185 से कम होनी चाहिए। दूसरी योग्यता है कि ये देश बाजार की शर्तों के अनुसार ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। और आईडीए ऐसी परियोजनाओं के लिए ही ऋण देता है जिन परियोजनाओं को विश्व बैंक से मदद नहीं मिल रही होती है। तो आइए देखते हैं किन किन परियोजनाओं को आईडीए ऋण देता है। तो आईडीए प्राथमिक शिक्षा को ऋण देता है, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऋण देता है, स्वच्छ जल तथा स्वच्छता के लिए ऋण देता है, कृषि व्यापार के लिए ऋण देता है, जलवायु में सुधार के लिए ऋण देता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऋण देता है, संस्थागत सुधार के लिए ऋण देता है, सिंचाई के लिए ऋण देता है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है। तो आप कहेंगे इन सब के लिए तो वर्ल्ड बैंक भी देता है। हाँ, इन क्षेत्रों के लिए भी वर्ल्ड बैंक देता है। जैसे मान लो प्राथमिक शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान को पैसा मिल रहा है विश्व बैंक से, तो आईडीएफ सर्व शिक्षा अभियान को ऋण नहीं देगा। लेकिन मान लीजिए मिड डे मील परियोजना को अगर विश्व बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आईडीए उसे लोन दे देगा। यानी इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई उन परियोजनाओं को आईडीए लोन देता है जिन्हें विश्व बैंक से पैसा नहीं मिल रहा होता है। साथ साथ इनके विकास के लिए मार्केट से जो ऋण प्राप्त करने की शर्तें होती है, जैसे महंगी ब्याज दर, मार्केट से बहुत महंगी ब्याज दर में पैसा मिलता है। उन देशों की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि मार्केट से महंगे ब्याज दर पर पैसा लेकर के निवेश कर पाए। साथ साथ उन देशों की वार्षिक आय $1185 से कम होनी चाहिए। अगर ये देश 3 शर्तों को पूरा करते हैं तो इन सेक्टर में आईडीए उन्हें लोन दे देता है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया आईडीए के संस्थापक सदस्यों में से एक है। आईडीए से भारत को ऊर्जा, आधारिक ढांचा, सिंचाई, सामाजिक परियोजना, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, इन सब के लिए लोन मिला है। और एक समय तो ऐसा था, और अगर टोटल देख लिया जाए तो आज तक आईडीए से सर्वाधिक लोन भारत को ही मिले हैं। आईडीए से सर्वाधिक लोन भारत को ही मिले हैं। 1980 तक तो भारत को आईडीए की सहायता का 40% प्राप्त होता था। यानी 1980 तक आईडीए जितना भी पैसा देता था उसका 40% पैसा भारत को ही दे देता था। 1980 के बाद जब आईडीए में चीन का प्रवेश हुआ तो आईडीए का एक बड़ा पैसा चीन की तरफ जाने लगा और भारत का प्रतिशत काफी कम हो गया। वर्तमान में आईडीए के टोटल फंडिंग का 10 से 15% के बीच की फंडिंग इंडिया को प्राप्त होती है। यह है आईडीए और इंडिया की कहानी। दूसरा जो संस्थान है जिसे हम आईएफसी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। विश्व बैंक की सहयोगी संस्था के रूप में की गई थी। यह बड़ा मजेदार काम करता है। ठीक, यह विकासशील देशों में आईएफसी निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए उद्यम पूंजी एवं ऋण वित्त पोषण का सबसे बड़ा बहुपक्षीय स्रोत है। 2 चीज, ये ऋण वित्त पोषण है, इसको लिख देता हूं मैं, नहीं तो आपके पीडीएफ में गड़बड़ हो जाएगा। और इसको समझाता हूं। ऋण के वित्त पोषण, अब समझना, यहां 2 बात दी गई। उद्यम पूंजी, विकासशील देशों में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को उद्यम पूंजी, उद्यम पूंजी मतलब
किसी उद्यम को शुरू करने में जो पैसा लगता है उसे कहते हैं उद्यम पूंजी। तो आईएफसी या तो उद्यम पूंजी उपलब्ध कराता है, या कोई उद्यम चल रहा हो, उसे अपना विस्तार करना हो और आगे बढ़ना, उसके लिए ऋण की जरूरत है तो भी ऋण उपलब्ध कराता है। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। कैसे? देखो, ठीक, कुल मिलाजुला करके इसका उद्देश्य ही है कैसे हम देशों में प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करें। अभी एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया है, ठीक, इंडिया का कोई प्राइवेट सेक्टर है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, कोई इंडस्ट्री लगानी चाहता है। अब ये जाएंगे प्राइवेट सेक्टर के लोग, सरकार को नहीं। तो आईएफसी क्या करेगा? आईएफसी उद्यम पूंजी देगा। मान लो एकदम न्यू इंडस्ट्री लगाना चाहता है, न्यू, तो इसके लिए इन्हें लोन देगा। न्यू इंडस्ट्री, नए इंडस्ट्री को स्थापित करने में जो लोन मिलता है उसे कहते हैं उद्यम पूंजी। उद्यम पूंजी, तो उद्यम पूंजी उपलब्ध करा दिया। साथ साथ मान लीजिए कोई इंडस्ट्री चल रही है, ये इंडिया है, इसी देश का कोई प्राइवेट सेक्टर है, ठीक, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री चल रही है, ठीक, इसको अपने विस्तार के लिए लोन की जरूरत है, तो आईएफसी इस प्राइवेट सेक्टर को भी लोन पहुंच देता है, लोन देता है। अब आईएफसी इस प्राइवेट सेक्टर के लिए लोन कहां से देता है? तो कुछ अपने पास पैसा होता है, कुछ बाजार से एकत्र करके लोन देता है। क्या देता है? बाजार से एकत्र करके लोन देता है। आप कहेंगे कैसे बाजार से एकत्र करता है? तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। आप लोगों ने सुना होगा, हमने बताया है, इंडिया ने 2014 में एक बॉन्ड जारी किया। इंडिया ने 2014 में एक बॉन्ड जारी किया और नाम रखा उसका मशाला बॉन्ड। मशाला बॉन्ड पूंजी बाजार वाले चैप्टर में समझाया था। अब यह मसाला बॉन्ड इंडिया जारी करता है किस में? रुपए में। और बेचता कहां है? अंतरराष्ट्रीय बाजारों में। तो कैसे बेचता है? भारत ने मसाला बॉन्ड दे दिया किसको? आईएफसी को, ठीक, आईएफसी को दे दिया। यानी इंडिया ने मसाला बॉन्ड किसको दे दिया? आईएफसी को। आईएफसी के पास क्या आ गया? मसाला बॉन्ड आ गया, मसाला बॉन्ड। अब यह आईएफसी इस मसाला बॉन्ड को लेकर के जाता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, इसको लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। और आईएफसी इस मसाला बॉन्ड को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में क्या करता है? आईएफसी इस मसाला बॉन्ड को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सेल करता है। तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मसाला बॉन्ड बेचेगा, यहां से इसे पैसा मिलेगा। पैसा किसे मिलेगा? आईएफसी को। अब आईएफसी इस पैसे को इंडिया को दे देता है। इंडिया में जो जो कंपनी ने मसाला बॉन्ड बेचा था, जैसे हमने बताया था एनटीपीसी मसाला बॉन्ड बेच रही है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो इंडिया एनटीपीसी के मसाला बॉन्ड को इंडिया ने दिया किसको? आईएफसी को। आईएफसी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में गया, सेल किया, पैसा लाया, एनटीपीसी को दे दिया। अब एनटीपीसी क्या करेगी? उसी पैसे से एक पावर प्लांट लगा देगी, एक पावर प्लांट लगा देगी, एक नया पावर प्लांट लगा देगी। अब कोई न्यू पावर प्लांट लगा दिया उस पैसे से, तो वह पैसा क्या कहलाएगा? उद्यम पूंजी कहलाएगा। और किसी पुराने पावर प्लांट का ही विस्तार कर रहे हैं उस पैसे से, तो कहा जाएगा लोन। यानी लोन और उद्यम पूंजी दोनों देता है। हां, मसाला बॉन्ड के मामले में न्यू प्लांट ही लगाना होगा, पुराने प्लांट का विस्तार नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं आईएफसी मसाला बॉन्ड के माध्यम से भारतीय संस्थानों को क्या दे रहा है? उद्यम पूंजी दे रहा है। तो ये आईएफसी का काम है विशेष करके देशों के प्राइवेट सेक्टर का विकास करना। यानी देशों में प्राइवेट सेक्टर के विकास के लिए आईएफसी काम करता है। अब आईएफसी की संस्थापना के कारण क्या होंगे? तो सीधी सी बात है कि विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, किसी भी देश के प्राइवेट सेक्टर को पूंजी नहीं उपलब्ध कराता है, ना तो उद्यम पूंजी उपलब्ध कराता है, ना लोन उपलब्ध कराता है। विश्व बैंक हमेशा सरकारों को लोन देता है। जाहिर सी बात है, जब विश्व बैंक हमेशा सरकारों को लोन देता है
तो जरूरत थी विश्व बैंक के नीचे एक ऐसे संस्थान की जो प्राइवेट सेक्टर को उद्यम पूंजी उपलब्ध कराए, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाए। इसीलिए आईएफसी की स्थापना किया गया। और जब आईएफसी की स्थापना की गई तो कहा गया कि वर्ल्ड बैंक के जितने भी सदस्य हैं सारे के सारे आईएफसी के भी मेंबर होंगे। ठीक, अगर हम संगठन की बात करें तो आईएफसी विश्व बैंक की सहायक संस्था है। विश्व बैंक का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है। पूंजी संसाधन कहां से मिलता है आईएफसी को? तो जितने भी सदस्य देश होते हैं वे सभी सदस्य देश योगदान करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। साथ साथ जो आईएफसी है वह पूरे विश्व के मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में जाता है। वहां विभिन्न प्रकार के मुद्रा उपकरणों, पूंजी उपकरणों का विकास करता है, व्यापार करता है और पैसा इकट्ठा करता है। जैसे हमने जो मसाला बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा कर रहा है वो क्या कर रहा है? पूंजी बाजार से ही तो इकट्ठा कर रहा है। ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? और उन पैसे को क्या करता है? निवेश करता है। यह निवेश तीन प्रकार की करता है। एक, पूंजी मदद में, यानी कोई नया उद्यम शुरू करने जा रहे हैं, पूंजी की कमी पड़ रही है तो पूंजी उपलब्ध करा रहा है। ठीक, दूसरा, तकनीकी सहायता के रूप में। आप कोई नया उद्यम शुरू करने जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, तो उस प्राइवेट सेक्टर को जो आईएफसी है वह उस उद्यम से संबंधित वित्तीय अध्ययन करता है, उनका विश्लेषण करता है। ठीक, नीति विषयक सहायता देता है और इस प्रकार वो तकनीकी सपोर्ट करता है। साथ साथ विभिन्न देशों में कैपिटल मार्केट का विकास भी कर रहा है आईएफसी। विभिन्न देशों में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का विकास कर रहा है। जैसे हमने कैपिटल मार्केट में पढ़ाया था उद्यम मर्चेंट बैंक, तो कई देशों में आईएफसी मर्चेंट बैंक का विकास कर रहा है। कई देशों में वेंचर कैपिटल उपलब्ध करा रहा है। ठीक, कई देशों में म्यूचुअल फंड के विकास में योगदान दे रहा है। इस प्रकार पूंजी मार्केट का विकास करता है। यानी याद रखिएगा, आईएफसी तीन प्रकार के लोन देता है। एक, सीधे पूंजी मदद करता है यानी उद्यम पूंजी देता है। दूसरा, तकनीकी सहायता देता है, नए उद्योगों की स्थापना होती है। और तीसरा, देशों में पूंजी मार्केट का विकास करता है, कैपिटल मार्केट का विकास करता है। इसके लिए मर्चेंट बैंकर की स्थापना करेगा, बॉन्ड मार्केट के विकास में मदद करेगा, म्यूचुअल फंड के डेवलपमेंट में मदद करेगा। इसीलिए हमने पूंजी बाजार इन संस्थाओं के पहले पढ़ा दिया। समझ में आ रही बात? ये तीन प्रकार की मदद करता है। एक बात विशेष जान लीजिएगा, ये जो आईएफसी है यह केवल विनिर्माण उद्योगों की मदद करता है, केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की मदद करता है। यह सोशल सेक्टर की कंपनियों की कोई मदद नहीं करता है। जब भी आईएफसी पैसा देगा तो किसको देगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पैसा देगा। अगर इंडिया और आईएफसी के रिश्ते की बात करी जाए तो भारत आईएफसी की स्थापना के समय से ही इसका सदस्य रहा है। भारत को जो अधिकतर आईएफसी से निवेश मिले हैं यानी जो पैसे मिले हैं वो दीर्घकालिक कर्जे के रूप में मिले हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिले हैं, 15 साल 20 साल ऐसे मिले हैं। ठीक, आईएफसी ने अगर देखा जाए तो भारत में मुख्य रूप से पावर उद्योग को, शक्ति उद्योग को में निवेश किया है, यानी बिजली बनाने वाली कंपनियों में निवेश किया है, लोहा और इस्पात उद्योग में मदद किया है, मोटर उद्योग में मदद किया है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में मदद किया है, केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही मदद किया है। तो ये मेन सेक्टर हैं जहां आईएफसी से पैसा प्राप्त हुआ है, आईएफसी से मदद मिली है। ठीक, अब अगर हम कहें कि वर्तमान में क्या क्या है, तो वर्तमान में भारत तमाम जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली परियोजनाओं का संचालन कर रहा है और यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत कर रहा है। आपको इन्वेस्टमेंट मॉडल हमने पढ़ाया हुआ है। तो भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से जो परियोजनाएं चल रही हैं उनमें आईएफसी मदद कर रहा है एट प्रेजेंट टाइम में। भारत में कई जगह पानी की कमी की चुनौतियों का सामना करने वाली परियोजनाएं चल रही हैं, उनमें भी कई जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहा है, उनमें भी मदद कर रहा है। ठीक, आईएफसी द्वारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर 5 वर्षीय मसाला बॉन्ड जारी किया गया है और जिससे होने वाली आय को सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में विशेष करके निवेश किया जा रहा है। कोविड-19 आया था तो भारत का एमएसएमई एकदम बर्बाद हो गया। एमएसएमई की मदद करने के लिए आईएफसी ने भारत को काफी पैसा उपलब्ध कराया है एवं भारत की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें भी आईएफसी तमाम प्रकार की मदद कर रहा है। तो ये आईएफसी का किया गया वर्तमान निवेश है। तो यह कहानी रही आईएफसी की। अब बताते हैं, एक संस्थान है विश्व बैंक समूह का ही जिसे कहते हैं मीगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी। यह विश्व बैंक की नवीनतम संस्था है।
1988 में बनी थी और यह अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ एक संयुक्त उपक्रम है। यानी मीगा की जो स्थापना की गई थी वह आईएफसी के एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में की गई थी। इसके काम से ही समझ जाओगे कि क्यों यह आईएफसी का ज्वाइंट वेंचर है। दरअसल है क्या, इसका उद्देश्य यह है कि विदेशी निवेशकों को विकासशील देशों की तरफ मोड़ा जाए। यानी विदेशी निवेशकों को कुछ ऐसी सुविधाएं दिया जाए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, ताकि वे विकासशील देशों में आए और निवेश करें। तो मीगा एक प्रकार की सुरक्षा की गारंटी लेता है। जैसे मान लीजिए ये कोई अफ्रीका का देश है। अब कोई अफ्रीका में, ये कोई अफ्रीका का देश है, ये लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं। मान लीजिए अफ्रीका का देश है, सपोज दैट, मान लीजिए ये युगांडा है, ये युगांडा है, ठीक, ये युगांडा है। यहां कोई इंडस्ट्री लगनी है। अब ये अमेरिका का कोई इन्वेस्टर है, यूएसए का कोई, मान लीजिए यह यूएसए का इन्वेस्टर है। अब यह यूएसए का इन्वेस्टर है, यह युगांडा नहीं जाना चाहता है, यह युगांडा में निवेश नहीं करना चाहता, लड़ते ही रहते हैं। तो मीगा कहता है इस इन्वेस्टर से, आप आइए युगांडा में इन्वेस्टमेंट कीजिए, निवेश कीजिए। तो इन्वेस्टर कहेगा हम ना जाएंगे, लड़ते भिड़ते रहते। तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मीगा कहेगा तो यहीं पर आ जाएगा मीगा, यहीं पर आ जाएगा मीगा। मीगा कहेगा कि आप आइए निवेश कीजिए और जितने पैसे का आप निवेश करेंगे उसका हम बीमा कर देते हैं, इंश्योरेंस कर देते हैं, बीमा कर देते हैं। लेकिन जो हम बीमा करेंगे वो गैर व्यापारिक जोखिम का करेंगे, गैर व्यापारिक जोखिम का करेंगे, व्यापारिक जोखिम का करेंगे। अर्थात अगर आपके व्यवसाय में कुछ घाटा वाटा हो जाता है तो आप निपटिए, लेकिन अगर गैर व्यावसायिक कोई राजनीतिक अस्थिरता आ गई, राजनीतिक अस्थिरता आ गई, ये लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, राजनीतिक अस्थिरता आ गई, तो मीगा कहता है आप निवेश कीजिए, आपका पैसा नहीं फंसेगा। अगर कोई संघर्ष हो गया, कोई दंगा हो गया, फसाद हो गया, हिंसा हो गई, मीगा बोलता अगर इसके कारण आपका पैसा फंसेगा तो हम इंश्योरेंस कर देते हैं। यानी मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने युगांडा में 100 करोड़ का इन्वेस्ट कर दिया है, तो मीगा कहता आप आइए, व्यवसाय कीजिए, पैसा कमाइए, जाइए, व्यापारिक जोखिम आप समझिए। लेकिन अगर आपका पैसा, वहां लड़ाई हो गई, दंगा हो गया, फसाद हो गया, संघर्ष हो गया, इसके कारण अगर आपका पैसा डूबता है तो उसका हम इंश्योरेंस कर रहे हो, पैसा आपको हम देंगे, जितना डॉलर लगाया हुआ उतना दे देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो इन्वेस्टर है ना, वो भी विकासशील देशों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा, और जब विकासशील देशों में इन्वेस्टमेंट करने आएगा तो विकासशील देशों की मदद मिलेगी। यानी एक लाइन में कह दें कि मीगा करता क्या है, तो हम कह सकते हैं मीगा जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, कहां, विकासशील देशों में, विकासशील देशों में, तो जो विकासशील देशों में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, इसके विरुद्ध गैर व्यापारिक जो जोखिम है, गैर व्यापारिक जोखिम के विरुद्ध क्या देता है, बीमा देता है, इंश्योरेंस देता है। इससे दुनिया में विकासशील देशों की ओर निवेश के प्रवाह में बड़ी वृद्धि होती है। जब कोई इन्वेस्टर किसी विकासशील देश में निवेश करने जाता है, देखता है उसको मीगा की गारंटी प्राप्त है कि नहीं है। ये बड़ा शानदार काम करता है, इससे कई देशों में निवेश बढ़ा है। ठीक, तो वही हमने लिखा है गारंटी किस बात की, तो गैर व्यावसायिक जोखिमों के विरुद्ध गारंटी देता है। जैसे सशस्त्र विद्रोह, करेंसी हस्तांतरण, दंगा फसाद इस तरह हो जाए तो निवेशकों को बीमा प्रदान करता है। ठीक, साथ साथ कई देशों में जब भी किसी इन्वेस्टर एवं सरकार के मध्य विवाद हो जाता है तो उन विवादों के समाधान में भी सहायता करता है। दोनों पक्षों को मिलाएगा, बुलाएगा, बिठाएगा, बातचीत करवाएगा और विवादों के समाधान की कोशिश करेगा। ये सब मीगा के
काम है। अगर इंडिया और मीगा की बात की जाए तो भारत ने जब 1991 में अपने दरवाजे खोले, मार्केट खोला, सुधार किया, तो भारत ने तुरंत 1992 में जाकर के मीगा की सदस्यता ले ली। 88 में तो मीगा बना ही था, 91 में मार्केट खुल गया, 92 में सहायता ली, तुरंत सदस्यता ले ली मीगा की। ठीक, इससे हुआ क्या कि भारत में जो भी निवेशक आता है उसको अनेक प्रकार के जोखिमों से सुरक्षा मिल जाती है। तो यह है मीगा। अब आखिरी संस्थान है निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच, जिसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट भी कहते हैं, ICSID भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, विश्व बैंक के सहयोगी के रूप में हुई थी। और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी, यह हुआ कि यदि कोई इन्वेस्टर किसी देश में जाता है और उस देश की सरकार और इन्वेस्टर के बीच विवाद हो जाता है, ठीक, तो दोनों लोग आएंगे कहां? ICSID के पास आएंगे और ICSID उनके विवादों का समाधान कर देगा। यानी मान लीजिए कुछ यूं है, ठीक, मान लीजिए यह कोई निवेशक है, मान लीजिए यह कोई इन्वेस्टर है, मान लीजिए यह कोई इन्वेस्टर है, ठीक, इन्वेस्टर है। समझ में आ गई बात? यह किसी देश में आया है, यह कोई देश है, यह किसी देश में आया है, निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, और निवेशक और देश के बीच विवाद हो गया। तो यह दोनों कहां जाएंगे? यह दोनों ICSID के पास जाएंगे। ICSID इनके विवाद का समाधान करेगा। क्या करेगा? विवाद का समाधान करेगा। इसके लिए ICSID बनाई गई। अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत ने ICSID की सहायता नहीं ली है, सदस्यता नहीं ली है। ठीक, आप कहोगे भारत सभी संस्थाओं में बढ़ चढ़ के भाग लेता है तो इसकी सदस्यता नहीं ली है। तो इसके दो कारण हैं। भारत का कहना है कि ICSID जो विवादों का समाधान करता है बशर्ते वो मध्यस्थता करके करता है। यानी जो इन्वेस्टर है और जो देश है, जब भी उनके बीच विवाद होता है तो उसमें ICSID मध्यस्थता कर देता है। भारत का कहना है इस मध्यस्थता के लिए जो ICSID ने शर्तें रखी हुई हैं, दरअसल वह इन्वेस्टरों के प्रति झुकी हुई हैं, विकसित देशों की ओर वे शर्तें झुकी हुई हैं, क्योंकि इन्वेस्टर किसके हैं? विकसित देशों की हैं। यानी भारत कहता है कि इस ICSID ने जो नियम बनाए हैं विवाद समाधान के लिए, वो नियम ही पक्षपाती हैं, वह नियम ही अमेरिका यूरोप की ओर झुके हुए हैं, विशेष करके अमेरिका की ओर झुके हैं, क्योंकि इन्वेस्टर अमेरिका के हैं। तो पहली तो भारत की आपत्ति है, भारत कहता है नियम सही बनाइए, और दूसरी भारत कहता है हम कभी भी ICSID के मेंबर नहीं हो सकते हैं। क्यों? तो भारत का कहना है कि भारत भूमि पर कोई भी निवेशक आया हो और अगर यदि सरकार और निवेशक के बीच, या निवेशक और किसी दूसरे निवेशक के बीच, या विदेशी कंपनी और भारतीय कंपनी के बीच कोई विवाद होता है तो अंततः भारतीय न्यायालयों के निर्णय ही सर्वोच्च होंगे। यानी भारत भूमि पर किसी भी विदेशी निवेशक या देशी निवेशक हो, कोई भी विवाद होता है तो कोई भी तीसरी संस्था विवाद का समाधान नहीं करेगी, समाधान हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसलिए भारत कहता है हम ICSID की सदस्यता नहीं लेंगे। तो ये दोस्तों कहानी रही वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। पूरे विश्व बैंक को और पूरे विश्व बैंक समूह के को हमने बहुत बारीकी और करीने से आपको समझाने की कोशिश की। अब 3 संस्थान हम समझाएंगे, इसके बाद वाली क्लास हमारी IMF की आएगी, WTO की आएगी। इन्हीं बीच में हम पिछले 1 साल के करंट का भी क्लास लाएंगे, उड़ान 500 और करंट अफेयर को मैनेज करके बेहतर बना करके हम अब तक ला दिए होते। लेकिन हुआ क्या, UPSC एग्जाम 16 जून चला गया, इसलिए हमने कहा कि 15-20 दिन और बाद लाएंगे, ताकि इस 15-20 दिन की भी घटनाओं को हम समेट ले अगर कुछ घटती है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वर्ल्ड बैंक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे जरूर सूचित कीजिएगा। मुझे इंतजार रहता है आपकी चिट्ठियों की, आपकी सूचनाओं की। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।